तो मैं हूं थारफिक और आज की वीडियो है पार्ट 3 ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग विल संग जिन वू बिकम। पार्ट 1 में हमने देखा था कि संग जिन वू कैसे एस रैंक हंटर बन जाता है। पार्ट 2 में देखा था कि कैसे संग जिन वू एक नेशनल लेवल हंटर बन जाता है, और ऐसा वैसा नेशनल लेवल हंटर नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे को हरा कर। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे संग एक मोनार्क बन जाता है, यानी ह्यूमंस की कैटेगरी से ही बाहर निकल जाता है बंदा, यानी एक गॉड लेवल एंटिटी बन जाता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग हाउ, कीप वाचिंग। तो जैसे कि हम सब ने पिछली वीडियो यानी पार्ट 2 के एंड में देखा भी था कि कैसे संग गुस्से में आके थॉमस आंड्रे को इतना कूटता है, कूट कूट के कुत्ता बना देता है। और यही चीज पूरी दुनिया देख रही होती है और काफी ज्यादा शौक होती है कि थॉमस आंड्रे जैसे बंदे को, जो कि टॉप 3 में आता है पूरे वर्ल्ड के हंटर्स में, फर्स्ट पे भी हो सकता है, ऐसे बंदे को संग इतनी बुरी तरह कूट रहा है। लेकिन जो भी है, ये मामला सारा शांत हो जाता है और इसी टाइम के अराउंड संगों को काफी सारी चीजें पता चलती है कि कैसे एक ग्रुप ऑफ हंटर्स है जो कि हंटर्स को ही हंट कर रहा है, और छोटे मोटे हंटर्स को नहीं, नेशनल लेवल हंटर्स को। और एलिजिडली छोड़ो यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और थोड़ी छानबीन करने पे ये पता चला है कि उन्हीं हंटर्स के ग्रुप में संग का बाप भी है। तुम बताओ, संग को खुद को खबर नहीं है उसका पापा बहुत पहले मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था, और आज जाके जब उसकी खबर मिल रही है तो ये पता चलता है कि उसका पापा मर्डरर है, यानी मर्डरर ग्रुप का एक मेंबर है। ऑब्वियसली किसी का भी सुन के दिमाग खराब हो जाएगा, संग का भी हो जाता है। और इसके अलावा संग को एक और चीज ये पता चलती है कि जो एस रैंक गेट है ना, जो नॉर्मली अपीयर नहीं होते थे, काफी सालों बाद अपीयर होते थे, वो अचानक से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई है। यानी कुछ ही महीनों में काफी सारे एस रैंक गेट अपीयर होने लग गए, और होंगे भी थोड़े टाइम बाद, जिसके के लिए प्रिपरेशन करी जा रही थी। ऊपर से जो ग्रुप ऑफ हंटर्स है, हंट कर रहा है हंटर्स को, उससे बचने के लिए संग से रिक्वेस्ट करी जाती है कि सबकी रक्षा करे, क्योंकि सबको पता ही चल गया था भैया संग कितना ज्यादा पावरफुल है। थॉमस आंड्रे को हरा दिया था उसने इतनी आसानी से, जिसके लिए संग अपनी एक शैडो सारे हंटर्स के पास भेज देता है उनको गार्ड करने के लिए, और वो शैडो को ऑर्डर देता है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत उसे कांटेक्ट करे और अपनी लोकेशन उसके साथ एक्सचेंज कर ले। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगर तुमने पिछली वीडियो देखी तो तुम्हें पता होगा संग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएस में था, और कोरिया की बात करें वहां पे सब कुछ शांति थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन एक रात अचानक से जो चेयरमैन था हंटर एसोसिएशन का, उससे मिलने आता है फर्स्ट मोनार्क। मिलने क्या, उसे मारने आता है, क्योंकि तुम्हें पता हो या ना पता हो, हंटर एसोसिएशन का जो चेयरमैन था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। संग ने पहली नजर में ही परख लिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि ये बंदा इतना स्ट्रांग है कि नेशनल लेवल हंटर को टक्कर देने की ताकत रखता है। वो तो ये हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया इसने, इसलिए इसकी रैंक कभी भी रिवील नहीं हुई, क्योंकि हंटर्स की तो रैंक दी जाती है। ये हंटर नहीं था, हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन था, मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय था। खैर जो भी है, ये चेयरमैन रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है फ्रॉस्ट मोनार्क से, लेकिन एट द एंड मारा जाता है, क्योंकि एक तो यार काफी ज्यादा बूढ़ा था, ऊपर से फ्रॉस्ट मोनार्क किसी भी तरीके के नेशनल लेवल हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक्सेप्ट वन। समझ ही गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली संग की बात हो रही है यहाँ पे। अब चेयरमैन को मारने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब ये रिवील होता है कि चेयरमैन के साथ भी संग ने अपना एक शैडो छोड़ रखा था। एंड जनरली संग ऐसे ही करता है, उसके जो क्लोज हैं पीपल जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनके लिए एक शैडो छोड़ देता है, एक्सचेंज करके तुरंत ही उस लोकेशन पे पहुंच सकता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही करता है संग, उस लोकेशन पे तुरंत ही पहुंच जाता है, और वो देखता है फ्रॉस्ट मोनार्क को जो कि मार रहा होता क्या, मर चुका था, जिस वजह से संग जल्दी से जल्दी चेयरमैन के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क बीच में आ जाता है और इन दोनों की फाइट शुरू होती है। अब इस फाइट के दौरान फ्रॉस्ट मोनार्क काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि यार वो एक मोनार्क है, इतनी आसानी से किसी से हार नहीं सकता। लेकिन जब वो संग की पावर्स देखता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, फटके हाथ में आ जाती है उसकी, और दुम दबा के वहां से भागता है। और संग शायद ऐसा होने भी नहीं देता, लेकिन चेयरमैन की जो बुरी हालत थी इस वजह से वो उस मोनार्क को जाने देता है और जल्दी से जल्दी चेयरमैन के पास जाता है। लेकिन एट द एंड चेयरमैन मर ही जाता है। इसके बाद हमें सारे मोनार्क्स की मीटिंग दिखाई जाती है, और इस मीटिंग के दौरान हमें ये पता चलता है कि संग इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उनमें से कोई भी मोनार्क संग को हरा नहीं सकता, एक्सेप्ट वन, उसी मोनार्क का, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क, मोनार्क ऑफ ड्रैगन, या फिर बोलूं मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनके साथ मिलके संग को मारने ही वाले होते हैं, क्योंकि संग है एक शैडो मोनार्क जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क माना जाता है सारे मोनार्क्स में। लेकिन क्योंकि संग अभी फुल पावर में नहीं है, इसलिए फ्रॉस्ट मोनार्क जल्दी जल्दी कहता है सारे मोनार्क से कि
कि कमजोर है, या फिर बोलूं लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। लेकिन कोई मानता नहीं है, इतनी ज्यादा फटी रहती है उन सारे मोनार्क्स की। सिर्फ 2 मोनार्क मानते हैं क्योंकि थोड़े पागल थे यहाँ से, इसलिए चले जाते हैं। जो दिमाग वाले थे वो पहले से नहीं जाते भैया फाइट करने संघ से। अब भले ही ये तीनों मोनार्क्स फाइट करने को तैयार थे संघ से, लेकिन स्टिल बिना प्लान के नहीं जा सकते थे, इसलिए प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के दौरान काफी कुछ होता है संघ के साथ। संघ को न्यू ब्लेड्स मिलते हैं या फिर ब्लू ड्रैगर्स मिलते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल ड्रैगर्स हैं अभी तक इस सीरीज में। और ये ड्रैगर्स गिफ्ट करता है कौन? थॉमस आंड्रे। जी हाँ भाई साहब, दोस्त बन चुका है संघ का। वो कहते हैं ना भैया, अगर पावर तुम्हारे हाथ में हो तो दोस्त आसानी से बन जाते हैं। अब इसी मीटिंग के दौरान, मिलने जुलने के दौरान थॉमस आंड्रे से कोरिया के ऊपर एक एसरेंग गेट अपीयर हो जाता है। अब उसमें से तुरंत कोई नहीं आता है, काफी दिनों तक वो ओपन रहता है, कोई भी नहीं आ रहा होता उसमें से। लेकिन ये तो भाई साहब दिखावा था, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग आने थे वो एंटर कर चुके होते हैं कोरिया में। यानी वो तीनों मोनार्क्स, जिनमें से पहला था फ्रॉस्ट मोनार्क, दूसरा था बीस्ट मोनार्क और तीसरी थी प्लेग मोनार्क। फ्रॉस्ट मोनार्क की तो पावर थी बर्फ वाली, बीस्ट मोनार्क की पावर थी बीस्ट वाली, और जो प्लेग मोनार्क थी, लड़की थी, वो क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स मानी जाती है। अब इससे तुम समझ ही गए होगे, वो कंट्रोल कर सकती है सारे तरीके के इंसेक्ट्स को, इनफैक्ट जन्म भी दे सकती है, बना भी सकती है, खुद क्रिएट कर सकती है। अब ये तीनों मोनार्क्स एक संग नहीं आते, पहले बीस्ट मोनार्क आता है, फिर प्लेग मोनार्क आती है, फिर फ्रॉस्ट मोनार्क आता है। लेकिन एक एक करके जब संघ से इनकी फाइट होती है तो संघ एक मोनार्क को डिफीट करने में कामयाब रहता है, जो कि थी प्लेग मोनार्क। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं था, ये संघ जीतने लग जाता है, क्योंकि इस एक मोनार्क से फाइट करने में, उसको हराने में काफी ज्यादा पुशअप कर चुका होता है संघ अपने आप को। क्योंकि यार हंटर्स थोड़ी थे, ये मोनार्क्स थे। दैट्स व्हाई आखिर में जो 2 मोनार्क्स बचते हैं, यानी फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क, वो मिलके संघ को खत्म कर देते हैं, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो। क्योंकि संघ की इसके बाद होती है अवेकनिंग, यानी फुल पावर में आ जाता है संघ। इसमें शैडो मोनार्क बन जाता है, और जो सिस्टम संघ को मिला था, उसने जितनी लिमिट्स रख रखी थी संघ के ऊपर, लेवल अप होता रहेगा, वो सारी चीजें हट जाती हैं। यानी संघ कितनी भी चीजें कितनी भी बार कर सकता है। जैसे कि जो शैडो एक्सट्रैक्शन का नंबर था, वो संघ का लिमिटेड था, वो हट जाता है, और ऐसे ही काफी सारी चीजें हट जाती हैं, जिसके की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। शैडो एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है संघ की, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सब्सक्राइब करके रखना, देखना चाहते हो तो। अब पहले वाला संघ और अवेकनिंग के बाद वाला संघ में इतना डिफरेंस था, तुम इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि पहले वाला संघ तो हार रहा था उन दोनों मोनार्क से, लेकिन जो अवेकनिंग के बाद वाला संघ है, वो इस तरीके से पेलता है ना इन दोनों को। बीस्ट मोनार्क को तो सिर्फ 4 हिट में खत्म कर देता है, जो फ्रॉस्ट मोनार्क था वो शायद ज्यादा हिट लेता है, शायद 5 से 6 या फिर 7 हिट्स लेता है, उसको भी खत्म कर देता है। और ये चलते फिरते कर रहा होता है संघ। और इसी अवेकनिंग के बाद संघ जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था फिलहाल के लिए, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्क बन जाता है। एंड ये फाइट होने का, जो कि काफी तगड़ी फाइट थी, सोलो लेवलिंग की लास्ट फाइट की प्लानिंग चलती है। अब इतनी तगड़ी फाइट के बाद संघ को समझ में आ चुका था कि बाकी के मोनार्क्स भी उसके पीछे आएंगे, उससे फाइट करने आएंगे, ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने आएंगे। क्योंकि जो रीअवेकनिंग हुई थी ना संघ की, उसके दौरान शैडो मोनार्क जो था पिछला वाला, जिसका की नाम था एशबॉर्न, वो आता है और संघ को बताता है कि क्या चक्कर है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए संघ समझ जाता है कि बाकी के मोनार्क्स भी उससे फाइट करने आने वाले हैं, तो इसलिए यार प्रिपेयर कर रहा होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। और तभी अचानक से एक एस रैंक गेट खुलता है, जिसमें से उन सबको लगता है कि अटैक करने आ रहे हैं, और संघ को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि मोनार्क्स अटैक करने आने वाले हैं। लेकिन उसमें से एंट्री होती है एक आर्मी की, जिसको देख के सबकी फट जाती है। लेकिन संघ शांत था, क्योंकि उसे पता था कि भैया ये आर्मी है ओरिजिनल शैडो मोनार्क की, और अब क्योंकि संघ शैडो मोनार्क है तो ये आर्मी भी अब संघ की है। और इस तरह संघ की शैडो आर्मी को एक तगड़ा बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि इस आर्मी में जो शैडो नंबर 1 था, यानी शैडो सोल्जर जो कि नंबर 1 पे था, उसका नाम था बिलियन, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि इससे पहले जो बेरू था ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बेरू को तो ये आसानी से हैंडल कर ले रहा था। और ऐसी ही अपनी शैडो आर्मी के साथ संघ फाइट करता है 3-4 मोनार्क से। कितने मोनार्क थे एग्जैक्टली? शायद 3 थे। एंड एट द एंड संघ अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन था ना, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्क, उसको 1-on-1 फाइट करने के लिए एक वैसे ही आइलैंड पे ले आता है जहाँ पर भी कोई इंसान नहीं है, अकेले में फाइट कर सके जिससे की। और इस तरह इन दोनों की 1-on-1 फाइट होती है, जिसमें कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन तगड़ी फाइट देता है, संघ को ऑलमोस्ट हरा भी देता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन एट द एंड संघ शैडो पावर्स का अपनी यूज करके उसे हरा ही देता है। इसके बाद रूलर्स जो कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, प्लान कर रहे थे मोनार्क्स को हराने का, वो सब वहां पे आ जाते हैं और अपने नए शैडो मोनार्क यानी संघ को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन संघ खुश नहीं था, क्योंकि इस सब फाइट के दौरान और उन रूलर्स के प्लानिंग के दौरान काफी सारे लोगों की जान गई है फालतू की। एंड दैट्स व्हाई संघ वो सब
टॉलरेट नहीं कर सकता था। एंड दैट्स हाउ संग वापस से टाइम को रिवर्स करने की बोलता है उन सबसे। वो सब बोलते भी है कि हमने ऐसा कई बार किया है और ये बेस्ट रिजल्ट है, और वो टाइम रिवर्स करने का जो पोर्शन है वो बार बार नहीं मिलेगा, मतलब लिमिटेड अमाउंट में, और ये शायद आखिरी बार होगा रिवर्स हो रहा है टाइम, इसके बाद शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन संग तैयार हो जाता है और वैसा अकेला बाद में जाके एक इनफाइनाइट वर्ल्ड, कौन सा वर्ल्ड था, उसमें जाके उन सारे मोनार्क्स को हराता अकेला अपनी शैडो आर्मी के साथ। टू बी ऑनेस्ट अभी भी उसने अकेले ही हराया था, लेकिन इस बार किसी की भी जान नहीं जाती है। एंड संग हरा के वापस आया था, और वापस किस फॉर्म में आता है, एक टीनेज लड़के की फॉर्म में। एंड दैट्स हाउ सोलो लेवलिंग की कहानी एंड होती है। अब इसके बाद भी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर एंड हो जाती है। तुमको कैसी लगी ये स्टोरी, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।